हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत करेंगे। इस हफ्ते की जो खास जो घटनाएं हुई हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि बहुत सारी घटनाएं इस बार नहीं हुई हैं, जो कुछ खास बातें हैं उसको देख लेते हैं फटाफट। जैसे एक अभी उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक पीले रंग का कछुआ खोजा गया है। बहुत दुर्लभ किस्म का कछुआ है, रेयर येलो टर्टल। ये जो रेयर येलो टर्टल आपको दिख रहा है, ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट में खोजा गया है। इसको नाम दिया गया है इंडियन फ्लैप शेल टर्टल। तो ये जो इंडियन फ्लैप शेल या फ्लैप शेल टर्टल आप कह सकते हैं, ये आसपास की जगहों पर भी बहुत रेयर रूप में पाया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी खास बातें, जैसे एक आपको दिखाई दे रहा होगा कोविशील्ड ये काफ़ी फेमस हुआ है। ये एक्चुअली वैक्सीन है, दवा है कोविड-19 की, जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपने सुना होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च किया और ह्यूमन ट्रायल उसके सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेसिया कंपनी के साथ मिलकर इस ट्रायल को आगे बढ़ाया है। क्लिनिकल ट्रायल इसका शुरू हो चुका है कोविशील्ड के नाम से। और ये जो इसका फर्स्ट यूज़, हालांकि अभी WHO ने कहा कि कोविशील्ड का जो पहला यूज़ है 2020 में नहीं होगा। 2020 हम लोग को ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। ये 2021 के शुरुआत तक, अर्ली 2021 2021 की शुरुआत तक ही सबके लिए अवेलेबल होगा। तो अभी जो कोरोना का जो दौर चल रहा है, नए भयानक दौर में अभी राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है। राहत मिलेगी जनवरी 2021 से, यानी 2020 को मान लिया जाए कि गया। चलिए, अगला फैक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है, ये हमारे इंडियन रेलवेज़ के जो भारतीय रेलवे हैं, इस भारतीय रेलवे के सभी वैगन्स को 2022 तक इस टैग से इसको लेस कर दिया जाएगा, ताकि जो वैगन्स हैं उनका एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, किस पोजीशन पर हैं, वो सारी चीज़ें जो कोचेज़ हैं वो कहाँ पर हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जा सके। तो इसी के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग ये ट्रेनों के लिए अलाउ किया गया है। 2022 तक ये सभी ट्रेनों में आ जाएगी। अभी भारत की एक राज्य सरकार ने डिजिटल इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है, और वो राज्य सरकार है कर्नाटका। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसका डिजिटल इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया है। इसका एम है कि 7,000 स्टार्टअप, ई कॉमर्स और बाकी बिजनेस व्यापार को शुरू किया जा सके। अभी काफ़ी समय से एक और खबर आपको दिख रही होगी, काफ़ी समय से चाइना अपने मार्स मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चाइना के साथ एक और देश ने अपने मार्स मिशन को लॉन्च किया है, UAE ने। पहले चाइना की बात कर लेते हैं। तो जो ये तियानवेन है, तियानवेन-1, तो ये तियानवेन-1 ये चाइना का मंगलयान मिशन है, मंगलयान कह सकते हैं, मंगल मिशन। तो चाइना का ये मंगल मिशन है। साथ ही साथ अभी UAE ने भी अपना मंगल मार्स मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है होप। तो जो होप मिशन है ये UAE ने लॉन्च किया है, लेकिन ये अपने यहाँ से नहीं इसको भेजा है, इसको जापान से भेजा गया है। तो होप जो मिशन है वो मार्स मिशन है, ये भी मंगल मिशन है। और तियानवेन भी मंगल यानी मार्स का मिशन है, लेकिन तियानवेन-1 चाइना का है और होप UAE का है। ठीक, चलिए अगला डिफेंस से खबर है ध्रुवास्त्र। ये ध्रुवास्त्र है, ये AGM यानी एंटी गाइडेड मिसाइल। तो जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च की वाली है नाग मिसाइल का ये एक रूप है, एंटी टैंक मिसाइल है। ये एंटी टैंक की गाइडेड मिसाइल होगी, जो हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली मिसाइल है, जिसको ध्रुवास्त्र कहा है। इसका विकास DRDO ने किया है, और ये भी भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है नाग मिसाइल के रूप में। ध्रुवास्त्र इसका नाम है। ठीक, चलिए अभी साउथ कोरिया ने अपना पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, दक्षिण कोरिया ने। तो दक्षिण कोरिया ने अपना जो पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है उसका नाम है NSS-2। ये जो NSS-2 है, ये सबसे पहली बार कोरिया ने इसको भेजा है। ये मिलिट्री सैटेलाइट, मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसके अलावा अभी जो कोविड के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या हुई है छात्रों को अपने भविष्य को लेके, घर में बैठे बैठे, क्योंकि बाकी लोग तो थोड़ा बहुत निकल जाते हैं, छात्रों को तो घर से निकलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो एक मनोवैज्ञानिक तौर पर छात्र बड़ी सारी समस्याओं से ग्रसित है। छात्र क्या, बहुत सारे लोग ग्रसित हो चुके हैं। कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लिए, और ऐसे ऐसे सुसाइड करने वाले को लोग हीरो बना देते हैं।
अब सोचिए एक ऐसा हीरो जिसको 3-4 फिल्मों से निकाल कर दिया गया, वो सुसाइड कर लिया, तो हीरो किस काम का। अब वैसी ही समस्याओं को देखते हुए अभी सब हाई-फाई मामला हो जाता है तो लोग बाग असली वाला हीरो मान लेते हैं। वो सब असली हीरो नहीं हो, सब फर्जी के हीरो होते हैं। अब जैसे अमिताभ बच्चन है, वो कोविड, वो लोग एक्टर हैं, हीरो नहीं है, वो एक्टर है, नायक। कि जैसे अब वही दिन भर में 20 बार ऐड कर देते कि हाथ धोइए, हाथ धोने से कोरोना नहीं होगा, और जाने क्या क्या सारा प्रचार कर रहे थे, पता चले खुद ही अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया। तो ऐसा जब आप दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, पता चला खुद ही आपके साथ हो गया, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये एक्टर्स हैं। खैर, मुद्दे पर हम लोग लौटते हैं। तो ये जो छात्रों को जो मेंटल समस्याएं हो रही हैं, मेंटल स्टेटस, इसी के लिए, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसी ने मनोदर्पण इनिशिएटिव, मनोदर्पण, मन का दर्पण, यानी जो छात्रों के बीच जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जा सके, इसी के तहत इसको लॉन्च किया है। तो मनोदर्पण जो लॉन्च किया है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी 21 जुलाई को लॉन्च किया है। ये जैसे अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया, तो उसी के तहत छात्रों को मेंटल हेल्थ और उनके बाकी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए, उनको मानसिक रूप से समर्थन देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए, अभी भारत ने एक देश के साथ, इकोनॉमिक से जुड़ी खबर है कि एक देश के साथ $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। तो करेंसी स्वैप का मतलब क्या होता है, पहले बता दें। $400 मिलियन का जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है, ये श्रीलंका के साथ किया गया है। अब ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है क्या कि इस एग्रीमेंट के तहत होता क्या है कि जैसे दो देशों के बीच जो ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में लेन देन होता है। जैसे भारत की मुद्रा की एक वैल्यू है, श्रीलंका की मुद्रा की एक वैल्यू है। तो होता क्या है कि मनी की वैल्यूज़ बढ़ती घटती रहती है। कभी रुपया मजबूत होगा तो कभी डॉलर कमज़ोर होगा, तो कभी श्रीलंका का जो रुपीज़ है, वो लंकन रुपीज़ कहा जाता है वहाँ जो करेंसी, वो मजबूत कमज़ोर होगा। तो इससे क्या होता है कि ट्रेड में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। अनसर्टेनिटी मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि $1 ₹50 का मिल रहा है। अब व्यापारी को पता है कि हमें बाहर कुछ सामान खरीदना है, तो उसके $1 के बदले में हमें ₹50 देना पड़ेगा। अब कल को पता चला कि वो सामान बेचने गया, तब तक पता चला कि डॉलर की कीमत बढ़ गई, अब $1 बराबर ₹70 हो गया। अब वो ₹50 लेके बैठा है, अब ₹70 उसी चीज़ की कीमत हो गई, क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमज़ोर हो गया। तो इससे व्यापार में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में क्या होता है कि दो देश समझौता कर लेते हैं एक फिक्स समय के लिए। जैसे भारत श्रीलंका में समझौता हुआ है 2019 तक के लिए, कि 2019 तक श्रीलंका की जो करेंसी की कीमत है बिल्कुल फिक्स कर दी जाएगी। भारत और श्रीलंका करेंसी बिल्कुल जितनी आज की डेट में फिक्स की है, उतनी ही 2022 तक, नवंबर 2022 तक के लिए एग्रीमेंट किया गया है, नवंबर 2022 तक उतनी ही रहेगी। मान लेते हैं कि एक इंडियन रुपीज़ की कीमत 10 लंकन रुपये के बराबर है। अब ये 2022 तक हम इतने पर ही मान के चलेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो भविष्य में 2 साल के अंदर जो रुपए और लंकन रुपए में जो कीमतों में उतार चढ़ाव होगा, उससे बचा जा सकता है। हो सकता है हमें नुकसान हो सकता है उन्हें नुकसान हो, लेकिन एक जो अनसर्टेनिटी होती है मार्केट की, बाजार की जो अनिश्चितता होती है, उससे राहत मिल जाती है। हमें भी जो लेना देना है, हमें पता है कि हमारे पास इतना रुपया है तो इतने लंका का इतना सामान मिल जाएगा, लंका वालों को पता है कि उनके पास इतनी करेंसी है तो भारत का इतना सामान मिल जाएगा। तो इससे जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी, थोड़ा सा इस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट से खुश रहते हैं कि भाई चलिए हमें फिक्स है कि इतने में, महंगा हो चाहे सस्ता, उससे मतलब नहीं। तो ये जो सार्क देशों का समूह है, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, ये इसी के फ्रेमवर्क के तहत ही समझौता भारत और श्रीलंका के बीच किया गया है। चलिए, अगली खबर खेलों से है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2021, ये 2021 चौथा संस्करण होगा। और ये जो 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा, ये हरियाणा में हो रहा है, हरियाणा के पंचकुला में। तो हरियाणा इसका होस्ट होगा, पंचकुला में ये आयोजन किया जाएगा, और ये खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण है। चलिए, अगला है
दिल्ली सरकार ने इस कोविड के संकट को देखते हुए बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ी है, बहुत सारे फैक्ट्रियों के मजदूर इधर से उधर हो गए हैं, बहुत सारे लोग लौट आए हैं, कुछ लोग लौट के फिर से वापस पहुंच गए हैं। तो उन्हीं के लिए रोजगार बाजार दिल्ली गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है कि जिसको भी रोजगार चाहिए और जिन कंपनियों को अपने यहाँ एम्प्लॉय चाहिए, दोनों को, बहुत सारी कंपनियों को एक पोर्टल पर लाया गया है ताकि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय मिल सके और एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर मिल सके, क्योंकि कोविड के दौरान दोनों एक दूसरे से छिटक चुके हैं। कई लोग वापस आए, कई लोग वापस आके वापस चले गए, कुछ लोग नहीं गए। तो उसी समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है रोजगार बाजार, यानी अब बाजार किसका लगेगा? रोजगार का। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए, अभी हमारी एक बैंक ने इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट्स लॉन्च किया है, यानी ये केवल ऑनलाइन होगा। सेविंग अकाउंट, खाता खुलवाते हैं हम लोग, बैंक में खाता खुलवाना बड़ा मुसीबत का काम होता है। आप जाइए खाता खुलवाने, पता चल जाएगा। वो भी जो नेशनलाइज बैंक है, ख़ास तौर पर स्टेट बैंक तो मज़ा आ जाता है खाता खुलवाने में। तो अब उसी समस्या से निजात पाने के लिए अब डिजिटल अकाउंट आपका खोल दिया जाएगा। ये 100% पेपरलेस होगा, यानी कागज़ का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ये सेल्फ असिस्टेड होगा। और ये जो लॉन्च किया गया है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किया गया है। इंस्टाक्लिक सेविंग्स अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 100% पेपरलेस है, यानी कागज़ों का इस्तेमाल नहीं होगा, बस ऑनलाइन सारा काम होगा। तो इसमें जो KYC वगैरह है, जो नो योर कस्टमर वगैरह का प्रोविज़न है, वो भी ऑनलाइन सारा कर दिया जाएगा। चलिए, अभी भारतीय नौसेना ने अपने सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लॉन्च किया है 3 मेगावाट का एझिमाला केरला में। तो ये जो सरकार का नेशनल सोलर मिशन था, कि जो नेशनल सोलर मिशन में जिसमें 2022 तक 100 गीगावाट सोलर पावर प्रोड्यूस करना है। तो 2022 तक जो 100 गीगावाट जो सोलर सौर ऊर्जा को प्रोड्यूस करने का राष्ट्रीय सौर मिशन का जो लक्ष्य था, उसी को पूरा करने के क्रम में यहाँ पर एझिमाला में भारतीय नौसेना ने 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया है। चलिए, आगे है, आपको दिख रहा है दिहार डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। ये दिहार लेह में है। इस दिहार लेह में DRDO जो हमारा है, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने सेटअप लगाया है कोविड टेस्टिंग के लिए। तो कोविड टेस्टिंग का फैसिलिटी है। ये दिहार जो है, लेह हमारी यूनियन टेरिटरी जो लेह लद्दाख है, उसके अंदर में पड़ता है। तो दिहार का मतलब डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। अगला है प्रवासी रोजगार ऐप। तो जो प्रवासी रोजगार ऐप है, ये फिल्मी हीरो सोनू सूद ने लॉन्च किया है, ताकि जो माइग्रेंट्स हैं उनको रोजगार दिया जा सके। तो प्रवासी मजदूरों की काफ़ी मदद की इस कोविड के दौरान। आप लोगों ने भी देखा होगा टीवी पर, अखबारों में, काफ़ी सोशल मीडिया पे खासतौर पर सोनू सूद छाए हुए हैं, जो प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं, बहुत बेतहाशा तरीके से मदद कर रहे हैं। अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए। और इसी क्रम में असली हीरो वही हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि एक हीरो जिसको हम लोग मानते हैं कि 3-4 फिल्में नहीं मिली, निकाल दिया तो उसको सुसाइड कर लिया। अभी बेचारा तो हीरो था, इसको तो कई फिल्मों में सबों ने विलन बना दिया था। इसके बावजूद ही हीरो वाला काम करे। तो असली हीरो इस टाइप के लोग होते हैं। तो इसी असली वाले हीरो सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है, जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए। चलिए, अगली खबर है कि पासेक्स, ये भारत और USA अमेरिका के बीच है। ये पैसेज एक्सरसाइज है। ये हिंद महासागर में चल रही है, इंडियन ओशन में चल रही है। ये हाई एंड नेवल एक्सपीरियंस विद US नेवी। इसमें नौसेना भी पार्टिसिपेट करेगी, एयर डिफेंस की भी पार्टिसिपेशन होगा। नौसेना के साथ वायु रक्षा हमारी कैसे की जाएगी। चलिए, इसके बाद हमारी DRDO ने आर्मी को एक सर्विलांस के लिए एक ड्रोन डेवलप किया है, जिसका नाम है भारत। तो ये भारत क्या है? ड्रोन है। ये सर्विलांस ड्रोन है फॉर एक्यूरेट सर्विलांस फॉर इंडियन आर्मी, कि भारतीय सेना को जो सर्विलांस होता है, ड्रोन होता है ना, कि हवाई उड़ते हुए कैमरे होते हैं जो आतंकवादी गतिविधियों का, आतंकवादियों के अड्डे का पता लगाने के लिए। जैसे अमेरिका ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो भारत में भी अब इंडियन आर्मी को भी दिया जा रहा है, भारत नाम से। DRDO ने इसको विकसित किया है। चलिए, इसके अलावा अभी एक बड़े नामी जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, CS शेषाद्री। तो जो CS शेषाद्री हैं, इनका है नहीं थे, अब इनका देहांत हो चुका है।
तो ध्यान रखेंगे CS शेषाद्री जो थे बहुत ही नामी गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। इस पॉइंट को आप फिक्स कीजिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। CS शेषाद्री ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ये गणित के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ठीक, पास अवे हुए यानी इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की बात करें तो अभी MP के गवर्नर लालजी टंडन, इनका भी देहांत हुआ 21 तारीख को, 21 जुलाई को, अभी पिछले हफ्ते में। तो लालजी टंडन और CS शेषाद्री इन लोग की मृत्यु हुई है इसी सप्ताह में। चलिए अभी सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस, इम्पोर्टेंट डेज। सबसे पहले बात करें 27 जुलाई, 27 जुलाई। 27 जुलाई को मनाया गया CRPF का राइजिंग डे है। CRPF का 82वां 82nd राइजिंग डे मनाया गया। ये जो CRPF है इसकी स्थापना जुलाई 1939 में की गई थी, सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स के रूप में। अब ये जो CRPF है ये 1939 में स्थापना की गई थी और अभी जो है इसका 82वां स्थापना दिवस है। इसके अलावा अभी 26 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। 99 में पाकिस्तान ने कारगिल पहाड़ियों की चोटियों पर कब्जा कर लिया था, तो फिर भारतीय सेना ने वीरतापूर्वक प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को वहाँ पर हराया। इसके अलावा एक और दिवस है 23 जुलाई। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाते हैं क्योंकि 1927 में पहली बार इसी 23 जुलाई को जो एयर इंडिया जो आप देखते हैं ना, जो रेडियो का जो प्रसारण वो शुरू हुआ था। तो ये जो रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था ये 23 जुलाई को ही शुरू हुआ था। क्लियर? चलिए, इसीलिए इसको नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कहा जाता है। लास्ट फैक्ट, 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे, विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड चेस डे यानी विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई। ठीक, चलें तो ये इस हफ्ते की कुछ खास करंट अफेयर्स की बातें रहे। हम लोग मिलते रहेंगे करंट अफेयर्स के साथ। बाकी जो क्लास की चीज़ें हैं रेगुलर हम लोग का सेक्शन हिस्ट्री का चल रहा है, लगभग समाप्त होने वाला है। हिस्ट्री के बाद फिर अगला सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, करंट अफेयर्स कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू।